गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? दंड के प्रकार। दंड के प्रकारों में आपको हमने 8 पॉइंट करवा दी था। अब ये है 9वां पॉइंट। दंड के प्रकारों में हमने आपको पहले बतलाया था डांट फटकार कर बालक को समझाना, विद्यालय के पश्चात बालक को रोकना, बालक को सामूहिक रूप से ताड़ना, सामाजिक रूप से बालक को बहिष्कृत किया जाना और भी बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बतलाई। लास्ट का जो इसका पॉइंट है प्रकारों में वो है शारीरिक दंड। अब शारीरिक दंड के बारे में हम अगर अध्ययन करें, आपको बतलाएं, ये एक प्राचीन काल से चली आ रही एक कुप्रथा है। सही नहीं है शारीरिक दंड देना वाला को, एक कुप्रथा के रूप में चली आ रही है। प्राचीन जो शिक्षक थे या गुरुकुल जो हमारी पद्धति थी वो कहते थे ना, अगर डंडा नहीं है तो बालक कुछ नहीं है, डंडे से ही हम बालक को अनुशासित कर सकते। तो बालक को भयंकर यातनाएं दी जाती थी, बालक को भयंकर रूप से मारा जाता था, पीटा जाता था और शारीरिक दंड दिया जाता। तो ये एक बालक को सुधारने के लिए एक अच्छी पहल नहीं है कि शारीरिक दंड दो बालक को तभी बालक सुधरेगा। ये तो एक अमानवीय क्या है, अत्याचार है। बालक पर जबरदस्ती से उसको शारीरिक रूप से पीटना, डंडे के माध्यम से पीटना या शारीरिक रूप से कोई भी कष्ट देना, बालक को धूप में खड़ा करना, बरसात में खड़ा करना, शारीरिक रूप से यातना देना, जाओ जंगल में जाओ, इतने समय से पहले मुझे ये सामग्री चाहिए, ये लेके आ। मतलब बहुत सारे जो दंड के प्रावधान थे ये हमारे प्राचीन काल से चली आ रही शिक्षा पद्धति के अंतर्गत। आधुनिक जो शिक्षा शास्त्री है, आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो शारीरिक दंड को एक कुप्रथा के रूप में बतलाते हैं। शारीरिक दंड को के प्रभाव भी बुरे होते हैं। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शारीरिक जो दंड दिया जाता है उसके प्रभाव भी बुरे होते हैं। इससे बालक की मानसिक शक्ति है उस पर भय का रूप बैठ जाता है, अर्थात बालक जो भी कार्य करेगा वो भय के अनुसार करेगा। अरे मैंने अगर ये कार्य ऐसे कर दिया, मेरे से गुरुजी ये कार्य इसको इस प्रकार से बतला के गए तो मुझे इसी प्रकार से, उसमें ना तो ज़्यादा ना कम, ना इधर ना उधर, एक्यूरेट इसी प्रकार से मुझे कार्य करना। अपना जो सृजनशील जो दिमाग है उसको बिल्कुल नहीं लगाना है। कोई भी कार्य हमें एक्टिविटी इसके अंतर्गत नहीं करनी है, जैसा कहो तैसा, जैसा बतलाया ऐसा ही हमें करना है। तो बालक की क्या हो गई, भय हो गया, बालक में मानसिक जो चिंता है बालक के अंतर्गत बैठ गई। तो ये बालक के लिए अच्छी बात है? क्यों, यह बेकार बात है, ये बिल्कुल ही गलत है। शारीरिक दंड देना बालक के मानसिक विकास को अवरोधक करता है। ये एक अत्याचार के रूप में बतलाया गया है। कौन सा? शारीरिक दंड। बालक को अत्याचार देना, अत्याचार के अंतर्गत ही कह लो या फिर उसके दुराचार के भी बारे में आप कह सकते हो कि बालक के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है। बालक में भय व्याप्त हो जाता है, बालक की जो मानसिक शक्ति है वो भी क्षीण होने लगती है। तो आधुनिक जो शिक्षा शास्त्री है वो शारीरिक दंड को बिल्कुल ही बुरा मानते हैं। और आधुनिक जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो बाल मनोविज्ञान की प्रणाली, जैसे बालक की रुचि है, योग्यता है, क्षमता है, तार्किक क्षमता, मानसिक तर्क शक्ति, उसके अनुसार बालक को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। दंडा तो आज के उसमें बिल्कुल क्या नील हो गया। जो भी हमारी शिक्षा पद्धति आती है, जो भी हमारी शिक्षण टेक्निक है, उन पर दंडे का तो प्रभाव बिल्कुल ही बंद हो गया है। इससे बालकों में भय आता है, शिक्षा तथा उसके व्यक्तित्व पर कुप्रभाव पड़ता है। किससे? शारीरिक दंड से। अतः शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। यदि दंड देने की आवश्यकता हो तो शारीरिक दंड के अलावा किसी अन्य रूप में दिया जाना चाहिए। जैसे बालक में अभी मैंने आपको बताया ना, भय व्याप्त करना, डांट कर, फटकार कर, बालक को समझा कर, बालक को उचित रूप से परामर्श देकर तो बालक को समझा सकते हैं हम। दंड के तो बहुत सारे प्रकार बतलाए। शारीरिक दंड अत्याचार के रूप में आ जाएगा। जैसे हम बालक किसी कहते हैं ना, घरेलू हिंसा हो रही है किसके साथ? महिलाओं के साथ, तो वही शारीरिक बालकों के भी साथ भी शारीरिक दंड, वो भी अत्याचार के रूप में आता है। अब दंड देने के इसमें
कुछ सिद्धांत बतलाए गए हैं। दंड देने के सिद्धांत, वैसे तो दंड देना चाहिए ही नहीं, और यदि दंड देना ही आवश्यक है तो दंड देते समय हमेशा निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो शारीरिक दंड तो बिल्कुल ही बेकार माना गया है। बालक में भय व्याप्त हो जाता है, बालक की मानसिक शक्ति क्षीण हो जाती है, बालक सोचने विचार लायक ही नहीं हो रहता कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। क्यों? उसको हमेशा भय सताता है, अगर मैंने काम ये कर दिया तो मुझ में मार पड़ेगी, गुरुजी मुझे मारेंगे। तो बालक की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाना दंड की, शारीरिक दंड के अंतर्गत। तो अब दंड अगर हम दें तो उसमें वैसे तो बालक को दंड देना ही ना चाहिए, अगर दंड बहुत ही जरूरी है तो उसमें भी कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। उन बातों में के भी निम्न प्रकार हैं, जैसे दंड बालक की आयु तथा दंड बालक की आयु तथा मानसिक स्तर को देखकर ही देना चाहिए। पहली जो बातें हैं, पहली जो ध्यान देने योग्य बातें हैं दंड की, वो है दंड बालक की मानसिक एवं आयु एवं मानसिक स्तर को देखकर ही देना चाहिए। संवेगात्मक शक्ति के अनुकूल हो, मानसिक एवं संवेगात्मक शक्ति के अनुसार। बालक की आयु कितनी है, छोटा बालक है, 5 साल का बालक है, उसको आप पूरी तरह से डंडे से मार रहे हो तो ये बिल्कुल ही अत्याचार, पाशविक प्रवृत्ति के हो जाओगे आप अगर इस तरह से बालक को मारोगे तो बालक की आयु के अनुसार मानसिक एवं संवेगात्मक स्तर को देखते हुए बालक को दंड देना, ये निम्न बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसकी आयु, मानसिक स्तर एवं संवेगात्मक स्तर के अनुसार। नंबर 2 है दंड किए गए अपराध के अनुपात में हो। दंड किए गए अपराध के रूप में हो। दंड जो किस प्रकार से दिया जाना चाहिए, जो किया गया अपराध है उसी के अनुकूल हो। ये नहीं कि बालक ने ऐसा भी काम नहीं किया कि उसको फांसी की सजा दे दो, ऐसे भी नहीं कि उसको पंखे से लटका दो या कमरे में बंद कर दो। तो जो उसने अपराध किया ना उसी के अनुरूप, ये नहीं कि किया तो उसने क्या है कि साहब चौक का डिब्बा रखा था तो चौक मेरे से नीचे गिर गया, टूट गया तो बालक को दंड, जी नहीं। तो जो अपराध किया है ना बालक ने उसी के अनुसार देना चाहिए। चौक का डिब्बा तोड़ दिया तो डांट का फटकारना बालक को देना। तो इन बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। अगला जो पॉइंट है वो है दंड में प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए। दंड में प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दंड देते वक्त टीचर को या शिक्षक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसमें प्रतिशोध की भावना ना हो कि इस बालक ने इतना नाक में दम कर रखा है तो आज मेरे अंडर में ये आ गया, आज तो मैं इसको सबक सिखा के ही रखूँगा, इसने मेरे साथ इतना कुछ किया हुआ है। तो ये प्रतिशोध की भावना ना हो, उसके अनुसार बालक को दंड नहीं देना चाहिए। बालक को तो एक सुधारने के अवसर कि बालक सुधर जाए, बालक ये गलत कार्य करना छोड़ दे, उस प्रकार से ही दंड दिया जाना चाहिए। प्रतिशोध की भावना में ना देखते हुए कि इस बालक ने मेरे को इतना परेशान कर रखा है, आज मैं इस बालक को बतलाऊंगा या बतलाऊंगी कि दंड होता क्या है। अगला जो पॉइंट है वो है
दंड अपराध के तुरंत बाद देना चाहिए। दंड अपराध के तुरंत बाद देना चाहिए। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि अपराध तो किया 1 महीने पहले और दंड मिला उसको 4 महीने पीछे, ये बिल्कुल ही गलत है। तो दंड बालक को तभी देना चाहिए जब उसने अपराध किया है। इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है दंड ऐसा हो जिसे अन्य छात्र भी अनुमोदित तथा समर्थित करते हों। दंड ऐसा हो जिसे अन्य छात्र अनुमोदित तथा समर्थक में हो। बालक ने कोई गलती की है तो उसका अपराध तो उस गलती की सजा तो उसको मिलेगी, ये बात तो फैक्ट है। परंतु जो कक्ष के अंतर्गत जो बालक बैठे हों उन बालकों को अनुमोदित करना एवं समर्थक के, क्या इस बालक ने एक गलत कार्य किया, इसको दंड दें, ये भी शिक्षक को परामर्श के रूप में पूछना चाहिए। बालक भी इसमें अनुमोदित, हाँ सर ये रोज ऐसे करता है, आज तो उसको आप डांटिए या फटकारिए या इसको ऐसा कोई सबक दीजिए जिससे वह सबको परेशान ना करे, इसने हमारी नाक में दम कर रखा है। तो सबके हित को देखते हुए ऐसा ही दंड, ये नहीं कि बालक को बुरी तरह से मार दिया आपने, बालक को गेट के बाहर खड़ा करके हाथ खड़ा करके, ये भी अपराध के अंतर्गत आता है। तो आप तो पढ़े लिखो, वो तो बच्चे हैं, बच्चे को हम प्यार से टैकल किस प्रकार से कर सकते हैं। वो दंड जब दिया जाता है तो अन्य जो छात्र हैं उनकी सहमति, उनके समर्थक के रूप में दिया जाना चाहिए। ये कुछ बातें हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है दंड सुधारात्मक तथा अवरोधात्मक उद्देश्य से दिया जाए। दंड सुधारात्मक तथा अवरोधात्मक रूप में दिया जाए। क्या इसमें दंड देते समय बालक, क्या हम इस जो अब दंड दे रहे हैं बालक को, इससे बालक सुधर जाएगा, उसके जो भाव हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे इस दंड से। अवरोध यानी अवरोध उत्पन्न होना, अवरोधात्मक में जो कार्य कर रहा है उसमें बाधा उत्पन्न डालना, ऐसा रूप से इस प्रकार का दंड देना जिससे बालक में सुधारात्मक तथा अवरोधात्मक में दिया जाए, बालक में सुधार की प्रवृत्ति आए और जो कार्य कर रहा है वो दंड, जो भी गलत कार्य कर रहा है उसमें अवरोध आए। इस प्रकार से बालक को दंड दिया जाना चाहिए। अगला जो दंड है वो है सिद्धांत, वो है शारीरिक दंड देना। ये तो बिल्कुल ही गलत है, बालक को शारीरिक रूप से कोई दंड नहीं दिया जाना चाहिए। अगला जो इसका पॉइंट है वो है दंड यदा कदा देना चाहिए। हर स्थिति में दंड का सहारा लेने से दंड निरर्थक हो जाता है और यह बार बार दंड देने से बालक, जी हाँ ये पॉइंट सही है, इसको देखिए, दंड यदा कदा, जब कभी भी है या कभी कभी, दंड यदा कदा दिया जाना चाहिए। क्या ये पॉइंट, दंड कभी कभी दिया जाना, हमेशा दंड नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों, हमेशा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? हर स्थिति में दंड का सहारा लेने से दंड निरर्थक हो जाता है। हर स्थिति में दंड का सहारा लेने से दंड निरर्थक हो जाता है। दंड क्या हो जाता है? निरर्थक। और बालक क्या हो जाते हैं इसमें? बेशर्म।
और बालक बेशर्म हो जाते हैं। क्या पॉइंट ये क्या कहना चाहिए? ये कह रहा है कि दंड कभी कभी दिया जाना चाहिए, हमेशा ही नहीं कि बालक ने ये कार्य कर दिया फिर दंड दो। ये छोटी सी काम कर दी इसने मेरे को ये कहा, जैसे बालक आपस में खेलते थे एक दूसरे से चिढ़ाते, सर मेरे को इसने ऐसे कहा, सर मेरे को, फिर उसको पिटाई कर दी। उधर से कुछ गलती से उस बालक के भग रहा था, भगते भगते किसी के लग गई तो उसको क्या करते, सर मेरे इसने दिया, फिर उसको पिटाई लगा दी। और कोई कार्य किया फिर उसकी पिटाई लगा दी। तो दंड जो होता है कभी कभी दिया जाना चाहिए। हर स्थिति में दंड का सारा दंड क्या हो जाता है? निरर्थक रूप हो जाता। वो क्यों? बालक क्या हो जाता है? बेशर्म। पिटूंगा ही तो सही, कार्य तो करूंगा ही, तो बालक क्या हो जाएगा इसमें? बेशर्म। दंड क्या हो जाएगा इसमें? निरर्थक रूप से। तो अब दंड हमेशा नहीं दिया जाना चाहिए। दंड बाय चांस कभी कभी जो कहते हैं ना पानी सिर से ऊपर निकल गया तो ही दंड का सहारा लिया जाना चाहिए। अगर हमेशा आप हर बात पर, छोटी छोटी बातों पर दंड देंगे बालक को तो बालक क्या हो जाएगा? बालक बेशर्म हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है दंड देने से पूर्व यह निश्चित कर लेना चाहिए कि दंड देने से पूर्व दंड देने से पूर्व यह निश्चित कर लेना चाहिए कि दंड देने से पूर्व यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उसी बालक ने अपराध किया है, केवल संदेह के आधार पर दंड नहीं देना चाहिए। उसी बालक ने अपराध किया है या नहीं, केवल संदेह पर नहीं दिया जाना चाहिए। क्या कह रहा है? संदेह के घेरे में आ जाते हैं ना, जैसे पुलिस वाले ले जाते हैं संदिग्ध अवस्था में, स्कूल ले जाओ, फिर वो दंड नहीं देते, डायरेक्ट जाके उनको जेल में पटक देते हैं, मारते पीटते बेटा। उनसे पूछताछ होती है, उनका पूरा ब्यौरा वो लेते हैं, जब उनके बारे में साक्ष्य मिल जाते हैं तब उनको दंड का अपराध दिया जाता है कि आपने ये कार्य किया है। वही पॉइंट ये कह रहा है कि दंड देने से पूर्व यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उसी बालक ने अपराध किया है या नहीं। कहते हैं ना कि बच्चे कहते हैं कि साहब या वाह को नाम तो क्या कर रखो, डांकी कर रखो है ना। अब डांकी कैसे? कभी हमेशा वो बालक क्या करता है, जैसे ज़्यादा बाचाल है या ज़्यादा उद्दंडी है कि कार हमेशा वही करता है। अब जिस समय कोई और बालक ने कोई उद्दंडता की है फिर भी वो उस बालक की आड़ में क्या कर जाता है, दूसरा बालक उद्दंडता कर जाता है और नाम उसी बालक को। तो इस संदेह के आधार पर बालक को दंड नहीं देना चाहिए। उस बालक की पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्या ये जो अपराध किया है या उसी बालक ने किया है, क्या इसकी आड़ में कोई और बालक ने किया है। कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, उसी हिसाब से ये आ जाएगा। तो दंड से पूर्व यह निश्चित कर लेना कि जो अपराध, क्या वह अपराध बालक ने किया, उसी बालक ने किया या अन्य बालक ने किया है। तो आज हमने अपने दंड के प्रकार में शारीरिक दंड और कुछ इसके सिद्धांत बतलाएं। ये तो हो गए आपके दंड के प्रकार या जो अनुशासन है, अनुशासन के उपाय के अंतर्गत उसके जो साधन है, सकारात्मक साधन और नकारात्मक साधन। सकारात्मक साधन हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है, जैसे पुरस्कार, विद्यालय से आगामी क्रियाओं के द्वारा, खेल कूदों के द्वारा अनुशासित स्थापना करना, अभिभावक शिक्षक के संग, नैतिक शिक्षा के अनुसार। ये तो हो गए आपके सकारात्मक। और नकारात्मक के अंतर्गत आपको बतलाया दंड। दंड ही एक ऐसा प्रकार है नकारात्मक में, फिर उसको दंड को किस प्रावधान से दिया जाना चाहिए, दंड के क्या क्या प्रकार हैं, उसके बाद दंड के सिद्धांत। अब बात आती है अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता
ये अनुशासनहीनता वही दंड के उसके अनुसार आ जाएगा। अनुशासन आजकल देश के प्रत्येक कोने से आवाज आ रही है, छात्रों में अनुशासनहीनता चरम पर आ गई है। पहले की प्राचीन संस्कृति की, अभी कह रहे मैडम, अभी तो आप कह रहे कि पहले की शिक्षा पद्धति ऐसी थी, आप कह रही हो अनुशासनहीनता में आज के बालक ऐसे हो गए हैं। तो प्राचीन संस्कृति में शिक्षक और छात्र के मध्य जो मधुर प्रगाढ़ संबंध थे, उन संबंधों के में आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए दूरी बनी आ रही। वो क्यों? क्योंकि शिक्षक तो शिक्षक ही होते हैं, बालक चाहते हैं गुरुजी आप कुछ नहीं जानते हो, हम आपसे ज़्यादा जानते हैं। तो ये क्या हो गई? अनुशासनहीनता। जब कक्षा के अंतर्गत जब शिक्षक छात्रों को व्याख्यान दे रहे होते, छात्रों को पढ़ा रहे होते, तो पीछे जाके जो शिक्षक वो बालक होते हैं, वो बालक क्या करते हैं? या तो उद्दंडता करते हैं, या तो चौक फेंकते। सर ने मुंह मोड़ा, लिखना स्टार्ट कर दिया, सर के सिर पर चौक मारना, या फिर आपस में सर इधर ब्लैक बोर्ड की तरफ होए और बालक क्या करने का लग गए? झगड़ा करने या हंसने या और भी कोई एक्टिविटी करने। तो इन अनुशासनहीनता की आवाज़ आज हमारे यहाँ पर ही नहीं, पूरे देश के कोने कोने से आवाज़ आ रही है कि बालक अनुशासनहीनता की चरम सीमा को पार कर चुके हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी क्षेत्र, संगठन, स्तर या समुदाय से संबंधित हो, यही कहता है कि हमारे छात्र दिन पर दिन अनुशासनहीन होते जा रहे हैं। किसी क्षेत्र से हो, किसी संगठन हो, किसी स्तर से हो, कोई भी कार्य हो, उसमें हर व्यक्ति दिन प्रतिदिन यही कहता है कि हमारे यहाँ के बालक अनुशासनहीनता करने लग गए हैं, अनुशासन की चरम सीमाएं पार कर दी हैं। स्वतंत्रता के पश्चात अनुशासनहीनता में काफ़ी वृद्धि हुई है। आज हम सब मिलकर छात्रों को दोष देते हैं और उनको अनुशासनहीन कार्यों की भर्त्सना करते हैं, लेकिन आज तो संपूर्ण समाज में ही अनुशासनहीनता व्याप्त हो गई है। छात्रों में फैली अनुशासनहीनता तो संपूर्ण समाज में फैली अनुशासनहीनता का ही अंग है, जो हमें दिखलाई देता है। जबकि समाज के अन्य अंगों में फैली हुई अनुशासनहीनता एक ऐसा शोला है जो समाज को अंदर ही अंदर जलाए हुए है। कहने का तात्पर्य है कि यह दोषारोपण करना कि अनुशासनहीनता केवल छात्र वर्ग में ही व्याप्त है, गलत है। वास्तव में यह रोग तो संपूर्ण समाज में ही लग चुका है। छात्रों को, मैंने कहा नहीं छात्रों को दोष देना, कहीं मैडम आप कह रहे कि उस टाइम में छात्र पद्धति ऐसी थी, आज की। तो अनुशासनहीनता केवल छात्रों के अंतर्गत ही व्याप्त नहीं है, किसी भी स्तर पर ले लो, किसी भी समाज के अंतर्गत ले लो। उस समाज के जो व्यक्ति हैं, जो समाज का जो हमारा मूल रूप है, उस मूल रूप को अंदर ही अंदर उखेड़ रहा है, मतलब उखाड़ रहा है, वो अंदर ही अंदर धधक रहा है, ज्वाला की तरह सुलग रहा है। ये अनुशासनहीनता छात्र वर्ग के अंतर्गत नहीं है, उस समाज के अंतर्गत भी आई हुई है। कब से? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से। हर क्षेत्र के बालक या हर क्षेत्र में का जो समाज है, क्षेत्रीय पद्धति का जो समाज है, उसमें भी अनुशासनहीनता देखने को मिलती है। अनुशासनहीनता की झलक आप सरकारी गैर सरकारी कर्मचारियों में पाएंगे, जिन्होंने अपनी एक अजीब मनोवृत्ति बना रखी है। इस मनोवृत्ति को हम घड़ी कैलेंडर मनोवृत्ति कह सकते हैं। वे सारे दिन घड़ी में देखते हैं कि कब 5 बजे, कब छुट्टी हो, कब घर भागें, कब कैलेंडर में पहली तारीख आए, कब उन्हें पैसे मिले, बाकी काम कुछ करना नहीं। यह सब भी अनुशासनहीनता के उदाहरण के अंतर्गत आता है। कभी भी आपको सरकारी कार्यालय में आप गए हों तो वहाँ के जो बैठे हुए जो कर्मचारी हैं, मूल रूप से तो नाम लेना उचित नहीं है किसी के प्रति, पर जो वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं, उन कर्मचारी से आप किसी कार्य के लिए कहोगे कि सर मुझे ये कार्य करवाना है, तो कभी सीधे मुँह तो वो बात करते ही नहीं है। क्या काम है, किससे मिलना है, किसको क्या काम करना है, वो आपको 100 सवाल पहले, जैसे वही अधिकारी है, जो अधिकारी से आप उससे पार करके जाओगे कि सर हमें ये फॉर्म भरना है, किस प्रकार से, क्या आप समझाओगे आप हम कि यही कमी रहेगी कि मेरे को फॉर्म भरना है, काम रह जाएगा, बाहर जाओ भर के आओ, पढ़ लिख नहीं हो क्या, किसी और से भरवाओ, मेरे काम नहीं है फॉर्म भरने का।
वो हमेशा ये देखते रहे। या फिर आपको जैसे उनका समय है जाने का 4 बजे या 5 बजे, अगर बाय द वे आप कहीं बाहर से आए हो, कोई सी परिस्थिति में फंस गए हो और वही लास्ट डेट हो और इत्तेफाक से आप उस समय 5 मिनट घट रहे हो, उस समय को बीतने में, उनकी छुट्टी होने में, आपके समय पर जाने में 5 मिनट का अंतराल हो, तब वो कह देंगे कि अब तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। ऐसे टाइम पर आते पता नहीं कहाँ कहाँ से मूठा, आज तुम्हें सो दिया ये, आज तुम्हें ये कार्य करना। तो उनकी जो मनोवृत्ति देखने को मिलती है वो बिल्कुल ही थर्ड क्लास है, वो अनुशासनहीनता। वो सीधे मुँह से कभी बात ही नहीं करते हैं, हमेशा उल्टा उल्टा जवाब देते हो, आप कितनी भी रिक्वेस्ट कर लीजिए उनसे। तो ये अनुशासनहीनता हमारी सरकारी हो गैर सरकारी हो सारी जगह व्याप्त है। वो केवल एक चीज़ देते हैं कि 10 बज गए हम आ गए, हमारा टाइम इतने बज गए हम चल जाएंगे, कितनी महीना की कौन सी तारीख हो गई, 30 हो गई या 1 हो गई, आज हमारी सैलरी आ जाएगी, हमने ये काम। इसके अलावा वो लोग कुछ नहीं करते हैं। तो ये हमारी अनुशासनहीनता के अंतर्गत काफ़ी सारे हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। हमारे समाज में जो अनुशासनहीनता है वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। राजनीतिक नेताओं में फैली अनुशासनहीनता के संबंध में हम हमेशा समाचार पत्रों में, प्राय समाचार पत्रों में ही पढ़ते हैं। विधानसभा तथा लोकसभा आदि में होने वाली गाली गलौज, जूते घूसे, हाव लड़ अनुशासनहीनता नहीं है तो और क्या है। आपने कभी विधानसभा की, राज्यसभा की, लोकसभा की कार्रवाई सुनी हो तो प्रत्यक्ष रूप से हमने भी सुनी है। उन सांसदों को हमने कुर्सी पटकते हुए भी देखा है, जूते लात घुसे मारते हुए, एक दूसरे को जैसे बच्चे झगड़ा करते ना ऐसे भी देखा है। तो ये अनुशासनहीनता नहीं है तो क्या। फिर कहते हैं कि बच्चे अनुशासनहीनता हुए बच्चे अनुशासनहीन है, बच्चे को ये नहीं आता, बच्चे बड़ों को रेस्पेक्ट। अरे जब बड़ों में आप देखो, राजनेताओं को देखो, वहाँ जाकर भी नहीं देखो तो आपके टीवी समाचारों में आप आम रोज़ सुनते हो, देखते हो, जो उनकी कार्रवाई चलती है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सब की जो कार्रवाई को आप दृश्य देखोगे तो वहाँ पर कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है, उस पॉइंट में अगर आपने सामने वाले विटनेस के प्रति गलत कोई बात कह दी है या उनको वो बात अच्छी नहीं लगी जो वो कहना चाह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो उसी पर वो क्या करेंगे, बच्चों की तरह झगड़ना स्टार्ट कर देंगे। पहले तो वाणी से होगी, वाणी के बाद में उसके हाथ घूसों से चलेगी, उसके बाद उसको कुर्सियाँ फेंकेंगी। तो ये अनुशासनहीनता नहीं है तो क्या है। तो क्या ये भी बच्चे हैं, ये भी तो बच्चों के रूप में आते क्या। ये बड़ों की अनुशासनहीनता है, ये दिखती नहीं है। क्यों, वो राजनेता हैं, वो मंत्री लोग हैं, और जो बालक अनुशासनहीन हो रहे हैं, वो अनुशासनहीनता करते हैं, वो फिर क्या होगा, अनुकरण ही तो सिखाते कि आदर्श रूप में जो शिक्षक छात्रों के साथ व्यवहार करेगा, जिस प्रकार से बालक शिक्षक छात्रों के अनुसार व्यवहार करेगा उसी प्रकार से बालक आपको व्यवहार करेगा। आप छात्रों को गाली गलौज देंगे, छात्र आपको देंगे। आप प्यार से टैकल करोगे तो छात्र आपको प्यार से टैकल करेंगे। तो अनुशासनहीनता सारी जगह फैली हुई है। ये विद्यालय में ही नहीं, देश के प्रत्येक कोने में हर जगह अनुशासनहीनता फैली हुई है। जनता स्वतंत्र देश में तो है, जैसे प्रत्येक कार्य के लिए स्वतंत्र हो गई है, टिकट घरों पर, सभाओं में, चुनावों में, सार्वजनिक स्थलों पर। कहने का तात्पर्य कि आप किसी भी स्थान पर चले जाइए, आपको अनुशासनहीनता ही मिलेगी। कहीं पर चल जाइए, जबलपुर, कोलकाता, असम, अहमदाबाद आदि स्थानों पर होने वाले सांप्रदायिक दंगे तो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आते हैं। इन सब बातों को देखते हम कह सकते हैं कि आज भारत का संपूर्ण समाज अनुशासनहीनता की बीमारी से पीड़ित है। केवल छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता ही को ही दोष देना ठीक नहीं है। छात्रों में फैली अनुशासनहीनता समाज में फैली अनुशासनहीनता का ही एक अंग प्रतिबिंब है। कहीं पर भी चले जाइए आपको अनुशासनहीनता देखने को मिलेगी। असम, उधर जाओ बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, रांची, सांप्रदायिक दंगे रोज के जो आंदोलन हो रहे हैं, रोज की जो क्षेत्रीय बाध्यता हो रही है, ये अनुशासनहीनता नहीं है तो क्या है। तो अनुशासन, और हम फिर दोष देते हैं छात्र अनुशासनहीन हो रहे हैं, तो छात्र भी तो उसी समाज का एक अंग है, उसी का ही तो प्रतिबिंब दिखता है। कौन, छात्र। तो आज हमने आपको क्या पढ़ाया था, अनुशासनहीनता के प्रकारों के अंतर्गत उसके कुछ ध्यान देने योग्य बातें बतलाई। उसके बाद अनुशासनहीनता। अब अनुशासनहीनता के आगे हम आपको पढ़ाएंगे अनुशासनहीनता के कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।